आज मलिक मोहम्मद जायसी अपने इसका जन्म 1493 ईस्वी, जो आज 1 जनवरी ऑल स्टूडेंट ऑफ हैप्पी न्यू ईयर 2022। अब चलते हैं हिंदी। और आज हम जो साहित्य एक तरफ से जो पढ़े उसमें कहानी यार बिल्कुल कंप्लीट है। आज से स्टार्ट हो रहा है क्या पद, मतलब हिंदी के देखो, हिंदी को कितने भाग में बांटा? 2 भाग में, साहित्य और व्याकरण में। और साहित्य को आप कितना भाग में बांट दिया? 2 भाग में, गद्य और पद में। यार जो हम बुक पढ़ते हैं मेन रूप से हम क्या पढ़ते हैं? साहित्य ही पढ़ते हैं। और यही साहित्य जो है, इस साहित्य को 2 भाग में, गद्य और पद में बांटा। गद्य के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? गद्य के अंतर्गत जैसे हुआ उपन्यास हुआ, कहानी हुआ, यात्रा वृत्तांत हुआ, एकांकी हुआ, ये सब किसके अंतर्गत रखता है? गद्य, यानी कहानी के अंतर्गत जो होता है ये गद्य, इसके अंतर्गत हम ये सब पढ़ते हैं जो इस बुक में पढ़ लिए हैं पीछे। अब बोलता है कि इसी को जो पद में जैसे पद, ये लिखने का सब अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग रीत होता है। जैसे कि कोई कड़वक लिखता, अब मलिक मोहम्मद जितना भी राइटिंग करेंगे वो सब किस नाम से प्रकाशित होंगे? कड़वक। और ये दोहा जैसे कबीर दोहा के लिए जाने जाते हैं। ये सब लिखने का क्या है? एक रीत है। और ये पद के अनुसार हम पढ़ेंगे। दोहा हुआ सवैया रस खान 10वां में पढ़ा था ना। और अभी जो है वो नवादास है, वो किसके लिए जाना जाता है? यानी कवित, यानी भूषण, ये सब जो सब लिखने का अलग अलग। और इसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के अनुसार बताया जाता है कि कौन करवक है, कौन दोहा है, कौन अथी है। ये तो अगले क्लास में बता देंगे। ऐसे अभी समझो, यहाँ ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये जो कड़वक लिखा है, ये किसका लेखा है? कड़वक। ये कड़वक 12th का है। तो ये जो कड़वक है, इस कड़वक का मेन रूप से है ना, एक पद्मावत जो है ना, इसके बारे में कहानी था, उसी से वर्णन किया गया। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी, उसी के रूप में उस समय जो घटना घटा था पद्मावती का भी एक कहानी, हर एक मतलब अलग अलग ढंग से किया था। तो उसी का व्याख्या उसी से निकाला गया एक कड़वक है, जिसके बारे में भी बता रहे हैं। तो इसका अर्थ समझना, अर्थ को इस ढंग से हम समझा देंगे कि क्वेश्चन आंसर भी डन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? अब समझो, पहला बोल रहा है कि एक कड़वक में मलिक मोहम्मद जायसी, पहला कड़वक में मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी का जब जन्म हुआ था तो वह एक तरफ से पूर्ण रूपेण स्वच्छ था। मतलब किसी प्रकार का मलिक मोहम्मद जायसी को दोष नहीं भगवान दिया था। लेकिन जन्म के कुछ वर्षों के बाद उसे एक चेचक रोग हो गया था। कौन रोग? चेचक रोग हो गया, जिसके कारण मलिक मोहम्मद जायसी को पूरा चेहरा पर और पूरा शरीर पर हो गया था। तो वही चेचक के कारण उसके बाईं आंख का रोशनी ही खत्म हो गया था। उसी माध्यम पर ये अपने कड़वक को लिखा है। और वह जो भी पहला कड़वक में बता रहा है आत्मविश्वास, और वह आत्मविश्वास के लिए कह रहा है कि एक नेत्र हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वह इसके लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। चंद्रमा हुआ, सूर्य, समुद्र, ये इसके बारे में किया। और दूसरा कड़वक में क्या पढ़ेंगे? दूसरा कड़वक में यही बताता है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति आया वो कुछ न कुछ छाप छोड़कर जाना चाहिए, अपनी कृति, अपनी कुछ अच्छी नीति के द्वारा जाए, ताकि वह चिन्ह के रूप में रह जाए। तो दूसरा कड़वक में हम यही पढ़ेंगे और उसके लिए कुछ लिखे हैं शब्द। तो आप स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से सुनना है। कड़वक, पहला कड़वक में बता रहा है मलिक मोहम्मद जायसी कि एक नैन कवि, स्टार्ट कर दिए, ध्यान देगा, ठीक? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेही कवि सुनी। ये पहला पंक्ति हुआ। क्या कहेंगे? पंक्ति, यानी क्षैतिज रेखाओं के रूप में लिखी गई, यानी शब्दों को क्या कहता है? पंक्ति कहते हैं। वही क्षैतिज में लिखा, इसलिए पंक्ति कहते हैं। और उधर क्या होता है? कतारवाद। तो समझ लो पहले, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेही कवि सुनी। ये जो एक नैन मतलब क्या? एक नेत्र कवि मोहम्मद मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, सोई विमोहा जेही कवि सुनिए। ये बता रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी को एक नेत्र होते हुए भी वो क्या थे? गुणवान थे। सोई विमोहा, और यह इस प्रकार का काव्य लिखा कि जो भी इसके काव्य को पढ़ा या सुना वह उससे आकर्षित हो गया। आकर्षित मतलब एक तरह से नहीं होता, मोहित हो जाना, आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। ये पहला पंक्ति के अनुसार बता रहे हैं, ठीक? आगे लिख रहा पंक्ति में, चांद जैसन विधि अवतारा। मलिक मोहम्मद जायसी को जो है ना, इस प्रकार चंद्रमा की भांति पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन दिन कलंक मतलब होता दोष, दिन कलंक किन्हू उजियारा। उसे चंद्रमा की भांति उतारा था, लेकिन उतारने के पश्चात उसमें भी एक दोष दे दिया, एक कलंक दे दिया। वो कलंक क्या है? उसे भगवान एक नेत्र से क्या कर दिए? यानी अंधे कर दिए थे। वही बोलता है, यानी वो बता रहे हैं कि चंद्रमा भी देखो कितना संसार को प्रकाशित कर रहा है।
इस पंक्ति के माध्यम से यही बता रहे हैं कि चंद्रमा भी कितना प्रकाशित कर रहा है संसार को। वो इसीलिए प्रकाशित कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी एक दोष है, उसमें भी दाग है, उसमें भी कला दिखता है। समझ रहे हो? अगला पंक्ति के माध्यम से बता रहा है, जग सूझा एक ही नैना। जग मतलब होता संसार, सूझा मतलब देखा, एक ही नैना मतलब मलिक मोहम्मद जायसी को एक ही नेत्र से पूरा संसार क्या होता है, सूझता है, यानी दिखता है। अगला लिख रहा है, सूझा उबा सुख नक्षतक महा। नक्षतक मतलब हो रहा कि नक्षत्रों के मध्य में जो सुख, सुख मतलब समझता है शुक्र ग्रह, सुख मतलब शुक्र ग्रह, सुख मतलब समझना क्या, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के बारे में तुम लोग जानता होगा कि जीके में पढ़ता है कि चमकीला ग्रह के नाम से कौन जानता है, शुक्र। तो वही बोलता है इस पंक्ति के माध्यम में, उबा सुख अर्थ नक्षतक महा, कि उस नक्षत्रों के, उस ईश्वर जो है ना, नक्षत्रों के मध्य में जो शुक्र ग्रह जिस प्रकार चमक रहा है, ठीक कभी मलिक मोहम्मद जायसी को अपने आप पर आत्मविश्वास है। अपने आप पर क्या है, आत्मविश्वास है कि हम भी उस चंद्रमा की भांति, हम भी उस नक्षत्र शुक्र की भांति क्या करेंगे, चमक जाएंगे। क्योंकि हमें भी भगवान क्या दिए हैं, एक दोष। क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा में दोष दिया था, जिस प्रकार अभी और उदाहरण रहा, ठीक वो भी उस संसार को प्रकाशित कर रहा है चंद्रमा, ठीक हम भी इस करवक के माध्यम से, क्योंकि हमें भी भगवान एक दोष दिए, इसीलिए हम भी एक दिन चमक जाएंगे। आगे लिख रहा है, जो ही लम्ही आम दाम न होई, तो लही सुगंध बरसाई न सोई। बोलता है जो ही लम्ही आम, आम का अर्थ होता आम का पेड़, और डाब का अर्थ क्या होता, मंजर होता। कि जब तक आम के वृक्ष में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं बरसाता। ये लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यही बोल रहा है कि जब तक आम के वृक्ष में यानी पेड़ में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, यानी जब मंजर आता तभी आम के वृक्ष में क्या होता है, सुगंध। इस पंक्ति को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पीछे है, इसका व्याख्या करने के लिए बोलता है। आगे बोल रहा है, किन्हीं समुद्र पानी जो खाड़ा, तव अति भय असुर अपारा। असुर मतलब क्या, अनंत विशाल, मतलब आज समुद्र का पानी, ये बोल रहा है किन्हीं समुद्र पानी जो खाड़ा, खाड़ा समुद्र का पानी इसलिए इतना विशाल है, अनंत है, अपार है, क्योंकि उसका पानी क्या है, खारा है, नमकीन है। यही कारण आज वह क्या है, विशाल है और अपार है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर नहीं दिखा जाता, इसी को क्या कहा जाता, अपार है। आगे लिख रहा है, जो ही सुमेरु, ये लेखक लिख रहे हैं कि जो ही सुमेरु तिलछुल विनाशा, भाव कंचन गिरी लाग आकाशा। आकाशा मतलब आकाश, यानी ये बताता है कि सुमेरु पर्वत के बारे में एक कहानी है कि जब शिव भगवान यानी शंकर भगवान उसे तिलछुल से भेजा था, तब हुआ क्या, किस नाम से आकर्षित होने लगा, कंचन गिरी के नाम से। और कंचन गिरी के नाम से आकर्षित होते हुए वो आकाश को इतना लंबा, मतलब बहुत ऊंचा हो गया कि वो आकाश को चूमने लगा, छूने लगा। ये लेखक लिख रहे हैं। आगे बोल रहा है, जो ही लही घड़ी कलंक न अपारा, कांच होई ना कंचन करा। ये वाला भी पूछता है, मतलब हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कच्चे धातु को, मतलब अशुद्धि जो उसके साथ आयत रहता है, उसमें जो अशुद्धि रहता है, अशुद्धि को दूर करने के लिए, उसमें अच्छी चमक लाने के लिए धातु में उसे एक घड़ा में रखकर उसमें अशुद्धि को गलाते हैं। वही गलाने की क्रिया, चमक लाने के लिए जो होता है, उसी को प्रक्रिया को क्या कहता है, तो वही लिख रहा है, जो ही लही घड़ी कलंक ना पड़ा। वो घड़ा, एक घड़ा लिया, उसमें धातु कच्चा सोना को रख दिया, और उस अशुद्धि को जो नीचे जितने बैठेगा उसमें चमक निखार लाएगा जब कुछ उच्च ताप पर। तो वही इस पंक्ति के माध्यम से, कांच होई ना कंचन कारा, और वह एक स्वर्ण तब बन लगा। और लास्ट पंक्ति में लिख रहा है, एक नैन जस दर्पण और तेरी निर्मल भाव। निर्मल स्वच्छ, दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार एक नेत्र दर्पण वही तेरु निर्मल भाव, और सब रूपवंत नहीं मुख जेवाहु कई चाहू। और जितना भी, मतलब एक दर्पण के सामने जिस प्रकार का आप वस्तु रखते हैं, ठीक उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इस पंक्ति के माध्यम से वही कह रहे हैं कि हमें एक नेत्र होते हुए भी मैंने इस करवक की रचना पूरे संसार में जिस रूप में देखा, ठीक उसी रूप में हम प्रस्तुत किए हैं। ये पहला किसका था, पहला करवक का था। ये जितना था सब क्या था, पहला करवक का था। अब दूसरा करवक का बारे में व्याख्या करेंगे। ठीक, दूसरा समझना है।